अरबों की लागत से बना ये समंदर के बीचों बीच का एक कैदखाना, मगर इसके अंदर सिर्फ एक काल कोठरी है जिसकी दिन रात 1 लाख पहरेदार हिफाजत करते हैं। उनका इकलौता मकसद मुझ 20 साल के कैदी पर नजर रखना। भले ही मेरे हाथ पैर ड्रैगन बाइंडिंग जंजीरों से जकड़े हों, फिर भी नए आए पहरेदारों को जरा भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि 3 साल पहले मैं वो युद्ध का देवता था जिसने दर्जनों देशों को तबाह कर दिया था। मैंने पश्चिमी ताकतों का नामो निशान मिटा दिया और उनके सारे बड़े योद्धाओं को खत्म कर दिया। लेकिन उस महायुद्ध के दौरान मुझ पर एक दुर्लभ कामोत्तेजक जहर का असर हो गया था। अपना मानसिक संतुलन खोकर मैंने ड्रैगन किंगडम की इकलौती महिला युद्ध देवी का अपमान किया, जिससे उसकी सारी शक्तियां छिन गईं और वो लाचार हो गई। भले ही मैं एक बेरहम कातिल था, पर मेरा दिल पछतावे से भर गया। आखिरकार अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने ड्रैगन किंगडम के बुजुर्गों के सामने सरेंडर कर दिया, और इस तरह सूरज की रोशनी से महरूम इस जेल में मेरी जिंदगी शुरू हुई। मुझे बाहर जाने की इजाजत तभी मिलती है जब ड्रैगन किंगडम के सामने कोई ऐसा खतरनाक मुजरिम हो जिसे वे हरा न सकें। आज मेरी छठी रिहाई का दिन है। जब पहरेदार ने मेरी एक जंजीर खोली तो वो मुझे बाहर ले गया। यांग शहर के 10वें सबसे बड़े लिन परिवार को तुमसे किसी का काम तमाम करवाना है। उन्होंने इस काम के लिए भारी इनाम का वादा किया है। क्या वो इंसान ताकतवर है? मुझे नहीं पता। लिन परिवार ने बस इतना कहा है कि वो बहुत ज्यादा निडर है। 5 सितारा खतरा भी उसके सामने कुछ नहीं है। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी। मेरे अंदर दिलचस्पी की एक चिंगारी उठी। जल्द ही पहरेदार मुझे लिन परिवार की हवेली ले गया। लिन परिवार के सभी लोग वहां इकट्ठा थे, मगर वहां कोई तनाव नहीं था, न ही किसी ताकतवर दुश्मन का सामना करने वाली घबराहट, बल्कि वे सब नफरत भरी निगाहों से एक लोहे के पिंजरे को घूर रहे थे। पिंजरे के अंदर एक बेहाल औरत पड़ी थी जिसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। ये देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। वो इंसान कहाँ है जिसे खत्म करने के लिए लिन परिवार ने मुझे बुलाया है? भीड़ से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। तो तुम ही ट्रैप ड्रैगन जेल के सबसे खतरनाक इंसान हो। वो वही है पिंजरे में। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ जितनी बेरहमी से हो सके पेश आओ। उसे एहसास दिलाओ कि मौत से भी बदतर क्या होता है। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा पत्थर जैसा ठंडा हो गया। तो तुम्हारा वो 5 सितारा से भी बड़ा खतरा ये औरत है, क्योंकि उसने न केवल मेरे बेटे को ठुकराने की जुर्रत की, बल्कि उसे अपाहिज भी कर दिया। ये किसी भी 5 सितारा मुजरिम से ज्यादा बड़ी गुस्ताखी है। मैं उसे अपनी मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो लिन परिवार तुम्हें मालामाल कर देगा। सच तो यह है कि मेरी एक सिफारिश पर तुम्हें आजादी मिल सकती है। यह सुनकर मेरी भौहें तन गईं। मैं तो कब का आजाद हो सकता था, बस मैंने खुद ऐसा नहीं चाहा। मैं धीरे धीरे उस लोहे के पिंजरे की ओर बढ़ा। मैं देखना चाहता था कि वो कौन सी औरत है जिसने लिन परिवार को चुनौती दी। पर जैसे ही मैं पिंजरे के पास पहुंचा, खून से सने 2 हाथों ने मेरे पैर पकड़ लिए। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं आगे बढ़ने ही वाला था, पर उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। मैंने नीचे उस औरत की ओर देखा और तुरंत दंग रह गया। ली पेइचू, वो इकलौती औरत जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। 3 साल पहले वो इकलौती महिला युद्ध देवी थी, पर मेरी वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि एक युद्ध देवी की ये हालत हो गई? प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। ली पेइचू मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। ये देख लिन परिवार का मुखिया हंसने लगा। ली पेइचू, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम भाग जाओगी? लिन चांग के सामने घुटने टेक। ली पेइचू ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। मैं अब नहीं भागूंगी। मेरी बेटी कहाँ है? मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। वो सिर्फ 2 साल की है। जब तुमने मेरे बेटे को ठुकराया और उसे घायल किया, तब तुमने अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरे बेटे लिन फेंगलू ने भी इसी तरह तुमसे रहम की भीख मांगी थी, पर तुमने उसे कुचल दिया। ये वो आदमी है जिससे मेरा लिन परिवार उस जेल से निकाल कर लाया है। ये दुनिया का सबसे बेरहम इंसान है और ये यहाँ तुम्हारा अंत करने आया है। शायद ये शाओ शाओ का भी अंत कर दे। नहीं, अगर तुमने शाओ शाओ को हाथ भी लगाया तो ली परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पुराने वक्त में मेरा लिन परिवार तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता ली पेइचू। तब हम में इतनी हिम्मत नहीं थी, पर जब से तुम बदनाम हुई हो, जोंग परिवार ने तुम्हारे खानदान को मिट्टी में मिला दिया है। उन्हें तुम्हारी फिक्र क्यों होगी? तुम तो ली परिवार का कलंक हो। वैसे भी अगर ली परिवार को तुम्हारी फिक्र होती तो क्या वो तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कचरे से खाना ढूंढने देते? ली पेइचू ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर बेबसी छाई थी। आंसुओं ने उसकी आंखों के सामने धुंधलापन ला दिया। एक पल बाद वो अचानक चिल्लाई, तुम शाओ शाओ को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने उसे छुआ तो उसका बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर लिन परिवार के लोग थोड़े सहम गए। जो आदमी एक युद्ध देवी के साथ ऐसा कर सकता है, वो जरूर कोई खौफनाक शख्स होगा। ली पेइचू ने उम्मीद में सिर हिलाया। हाँ, वही है वो एक ऐसा शैतान है जो बिना पलक झपकाए कत्ल कर देता है। उसे शायद मेरी परवाह न हो, पर अगर उसे पता चला कि तुमने उसकी बेटी को चोट पहुंचाई है तो वो तुम सबको गाजर मूली की तरह काट देगा। लिन चांग की आंखों में डर दिखा, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो 3 साल से कहीं नहीं दिखा है। वो शायद कब का मर चुका होगा। वैसे भी अगर उसने अपनी शक्ल दिखाई तो राजधानी का चांग परिवार उसका काम तमाम कर देगा। लिन चांग की बातों ने ली पेइचू की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। तुम शैतान हो। 3 साल पहले तुमने मुझे बर्बाद किया था। अब तुम कहाँ हो? प्लीज, मैं विनती करती हूँ, सामने आओ और हमारी शाओ शाओ को बचाओ। वो 2 साल की है। वो माँ और पापा कहना सीख गई है। वो मुझसे पूछती रहती है कि उसके पापा कहाँ हैं। उस पल मेरा खून जम गया। मैं अपनी जगह पर सुन खड़ा रह गया। क्या मुझ चेनवुडी की एक बेटी है? मैं एक दरिंदा हूँ, एक ऐसा राक्षस जिसे दुनिया नरक के काले ड्रैगन के नाम से जानती है। क्या मेरे जैसे इंसान को पत्नी और बच्चे का सुख पाने का हक है? पर उसी पल ली पेइचू के शब्दों ने मेरे दिल के इर्द गिर्द जमी बर्फ को पिघला दिया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने ली पेइचू को अपनी बाहों में भर लिया। मैं वापस आ गया हूँ। मैं चेनवुडी वापस आ गया हूँ। ली पेइचू का शरीर कांप उठा। वो जानी पहचानी आवाज और एहसास ने उसे बता दिया कि मैं कौन हूँ। उसे मुझसे नफरत होनी चाहिए थी, पर इन बेरहम सालों ने उसकी नफरत मिटा दी थी। प्लीज शाओ शाओ को बचा लो, फिक्र मत करो।
मैं हूं यहाँ, इस दुनिया में कोई भी शाओ शाओ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये देखकर कि ली पेइचू और मैं एक दूसरे को जानते थे। लिन परिवार के मुखिया का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये सब क्या हो रहा है? पर मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और एक दहाड़ मारी। मेरे शरीर पर बची हुई ड्रैगन बाइंडिंग जंजीरें टूटकर बिखर गईं। लिन परिवार ने मेरी पत्नी और बच्ची को तकलीफ पहुंचाई है। आज मैं वो कत्लेआम मचाऊंगा कि ये पूरी हवेली नरक बन जाएगी। लिन परिवार का हर शख्स मेरे खौफनाक इरादों के नीचे कांपने लगा। लिन चांग मुझे घूर रहा था, उसका चेहरा दहशत से भर गया था। तुम्हारी ये हिम्मत? मैं चेन वुडी 20 साल से तक पश्चिम में तबाही मचाता रहा हूं। मेरे हाथों मरने वालों की तादाद अनगिनत है। तुम्हारे जैसे मामूली परिवार को तो मैं अपने पैरों तले कुचल सकता हूं, अपने दिल के डर को दबाते हुए। लिन चांग ने सिर उठाकर मुझे देखा। तुम लिन परिवार को ऐसे ही नहीं कुचल सकते। अगर तुम घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना तुम्हारा ये 3 लोगों का परिवार आज ही खत्म हो जाएगा। लिन चांग की बातें सुनकर मैं अचानक हंस पड़ा। फिर मैंने उस पहरेदार की तरफ देखा जिसका चेहरा पहले ही सफेद पड़ चुका था। ये कहता है कि मैं इसके लिन परिवार को नहीं कुचल सकता। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कर सकता हूं? पहरेदार का सिर चकरा रहा था। वो बेहोश होने ही वाला था। यांग शहर के इस मामूली लिन परिवार की तो बात ही छोड़ दो, राजधानी के बड़े बड़े खानदान भी इस पुराने शैतान के सामने टिक नहीं पाएंगे। लिन साहब, क्या आपने वाकई इसकी बेटी को पकड़ा है? उसे जल्दी छोड़ दीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लिन चांग की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने पहरेदार की एक बात नहीं सुनी। जिस पल इसने उस औरत को गले लगाया, ये अपनी मौत को दावत दे चुका था। मेरा हुक्म आगे भेजो। मेरे लिन परिवार के ब्लड किल गार्ड के 3 कमांडरों को बुलाओ और साथ में उनके लड़ाकों को भी। पूरे 3000 लड़ाके आने चाहिए। आज मैं भी देखता हूं कि ये मेरे लिन परिवार को कैसे कुचलता है। 3000 ब्लड किल गार्ड्स तो क्या, अगर 30,000 भी होते तो मैं चेन वुडी उन्हें कुत्तों की तरह मार डालता। लिन चांग की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसकी मुट्ठियां बंद होते ही उसकी हड्डियां तड़कने लगीं। तभी बिजली की कड़क जैसी एक आवाज गूंजी। मैं ब्लड किल गार्ड का एक कमांडर किशा एम यहाँ है। लिन परिवार के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत किसने की? फिर एक खौफनाक और कातिलाना मिजाज वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके पीछे 1000 खतरनाक ब्लड किलर्स चल रहे थे। उसी पल जमीन जोर जोर से कांपने लगी। तभी एक भयानक दहाड़ गूंजी। मैं ब्लड किल गार्ड का कमांडर पोजुन यहाँ हूं। किसकी हिम्मत हुई इतनी गुस्ताखी करने की? मैं ब्लड किल गार्ड का कमांडर टैन लॉन्ग आ गया हूं। किसकी हिम्मत हुई इतनी गुस्ताखी करने की? 3000 ब्लड किलर्स के आने से लिन चांग का खौफ और बढ़ गया। चेन वुडी, मेरे सभी 3000 ब्लड किलर्स यहाँ आ चुके हैं। तुम कैसे मरना चाहते हो? ली पेइचू का शरीर कांप उठा। उसकी रूह कांप गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम तीनों एक साथ मरेंगे। नहीं, हम नहीं मरेंगे। मैं 3 साल पहले भी नहीं मरा था। अब से इस दुनिया में कोई मुझे नहीं मार सकता। इतना कहकर मैंने लिन चांग की तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरा दब्बा सब पर भारी था। 3000 काफी नहीं है। अपनी सारी ताकत और जान पहचान वालों को बुला लो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खून की नदियां बहने का असल मतलब क्या होता है। ठीक है, चूंकि ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। ये कहते हुए उसने फोन मिलाना शुरू कर दिया। जल्द ही गाड़ियों का एक काफिला वहां पहुंचा। काले कपड़ों में सैकड़ों आदमी बाहर निकले। झाओ परिवार लिन परिवार की मदद के लिए यहाँ है। मां परिवार भी यहाँ आ गया है। जो लिन परिवार को हाथ लगाएगा वो मां परिवार से टकराएगा। एक के बाद एक यांग सिटी की बड़ी हस्तियां वहां पहुंच गईं। लिन चांग का जोश 7वें आसमान पर था। वो मुझ पर दहाड़ा। 5000 आदमी तुम्हें चटनी बनाने के लिए काफी हैं। अब बस तुम्हारी बेटी का इंतजार है, फिर तुम तीनों मिल जाना। तभी लिन परिवार के कुछ गुंडे भीड़ की तरफ एक लोहे का पिंजरा खींचकर लाए। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं पिंजरे में बंद उस छोटी बच्ची को एकटक देखता रहा। दिल को झकझोर देने वाले दर्द ने मेरी आंखों में खून उतार दिया। मैंने ली पेइचू का हाथ पकड़ा और पिंजरे की ओर बढ़ने लगा, एक एक कदम बढ़ाते हुए। जब मैं पिंजरे के पास पहुंचा तो अंदर बैठी बच्ची ने अचानक रोना बंद कर दिया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखों से मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी। क्या आप शाओ शाओ के पापा हैं? उस पल मेरा दिल भर आया। मैंने एक ही झटके में लोहे के पिंजरे को फाड़ दिया। फिर मैंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। मैं तुम्हारा पापा हूं। मैं शाओ शाओ का पापा हूं। शाओ ने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आप कहां थे? आपने शाओ को बचाया क्यों नहीं? उन्होंने शाओ को मारा। बहुत दर्द हो रहा है। गुस्से के मारे मेरे हाथों की नसें फटने लगी। चेन वुडी, अब जब तुम तीनों साथ हो तो मर सकते हो। जैसे ही उसने ये कहा, लिन परिवार के कई गुंडे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने पीछे मुड़कर एक जोरदार दहाड़ लगाई। तुरंत सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका सिर फटने वाला हो। आवाज थमने के बाद लिन परिवार के वो गुंडे जो मेरी तरफ आ रहे थे वहीं जम गए। तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही लिन चांग ने बोलना खत्म किया, वो आदमी एक एक करके गिर पड़े। ब्लड किल कमांडरों में से एक केशा माथे पर बल लिए लिन चांग के पास गया। ये अभी वाली दहाड़ का असर था। इसने उनके दिमाग के परखच्चे उड़ा दिए। उसकी बात सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। उसी वक्त मैंने शाओ को प्यार से ली पेइचू की गोद में दे दिया। ये लो, शाओ को संभालो। देखो मैं लिन परिवार को कैसे कुचलता हूं। इसके साथ ही मैं धीरे से खड़ा हुआ, जैसे कोई सोया हुआ शेर जाग गया हो। मैंने कहा था कि मैं लिन परिवार को खत्म कर दूंगा। आज अगर सारे भगवान भी उतर आए तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये शब्द सुनकर लिन परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक सिहरन उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। लिन चांग की पलकें तेजी से फड़कने लगी, लेकिन फिर वो पूरी ताकत से चिल्लाया, इतना घमंड, इसे खत्म कर दो। 2 ब्लड किल जनरल जान से मारने की नियत से तुरंत मेरी तरफ झपटे। मैंने बस उन्हें एक थप्पड़ मारा और वो दोनों कई मीटर दूर दीवार से जा टकराए। तुम सब हमला करो, इसे मार डालो। ये क्या 2 से लड़ सकता है, पर क्या ये 100 लोगों से लड़ पाएगा? 1000 लोगों से? तभी 1000 ब्लड किल गार्ड्स एक काली लहर की तरह मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मैंने एक विशाल ड्रैगन की तरह दहाड़ मारी। पलक झपकते ही सैकड़ों ब्लड किल गार्ड्स जमीन पर तड़पने लगे। ये देखकर लिन चांग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया।
वो यांग सिटी के लिए परिवार के मशहूर ब्लड किल कमांडर थे। उनमें से हर कोई अपने इलाके का एक ताकतवर योद्धा था, मगर अब वे इतनी आसानी से हार गए थे। झाओ परिवार, माँ परिवार, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? फिक्र मत कीजिए मुखिया लिन, हम हमला करेंगे। पर मैंने अपनी बेटी शाओ के कान बंद किए और मुस्कुराया। मैंने जमीन पर जोर से अपना पैर पटका। मेरे सामने की जमीन बुरी तरह धंस गई। एक ही पल में यांग सिटी के बड़े परिवारों में भगदड़ मच गई। ये देखकर यांग सिटी के वो परिवार जो अभी साथ देने की कस्में खा रहे थे ऐसे खामोश हो गए जैसे उनकी बोलती बंद कर दी गई हो। माफ करना, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मुझे भी, मेरी भी एक मीटिंग है। और जब लिन चांग ने ये देखा तो गुस्से से उसका चेहरा राख जैसा हो गया। लिन चांग की तरफ मेरी नजर ऐसी थी जैसे किसी मुर्दे को देख रहा हूं। तुम कैसे मरना चाहते हो? ज्यादा मत उड़ो। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगे? मेरे लिन परिवार के पीछे दूत वे यून का हाथ है। वो जल्द ही यहाँ होंगे। लिन चांग की बातें सुनकर ली पेइचू का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। तुम्हें शाओ को लेकर यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो वे यून, मैं जानती हूँ तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिक्र मत करो, आज के बाद कोई भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तभी दूर से एक जोरदार हंसी गूंजी। कितनी जुअत है! अगर आज मैंने तुम्हें घुटनों पर लाकर माफी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी वही नहीं। ठीक उसी समय जंगी लिबास पहने एक आदमी लिन परिवार की हवेली में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सबकी सांसें अटक गईं। ग्रैंडमास्टर वे यून को आते देख लिन चांग किसी पालतू कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगा। वो चापलूसी करते हुए उनकी तरफ भागा, लेकिन वे यून ने लिन चांग की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान और हिकारत थी। एक मामूली कैदी की इतनी हिम्मत! मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। पहला, घुटनों पर बैठो और अपना गुनाह कबूल करो। दूसरा, मौत। जब लिन चांग ने यह देखा तो उसकी आंखों में जीत की खुशी चमक उठी। ग्रैंड मास्टर वे यून के आते ही तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। बाकी सब भी यही सोच रहे थे। वे यून एक काफी मशहूर ग्रैंड मास्टर थे। उसे रोक पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मैंने ध्यान नहीं दिया उनके तानों और मजाक पर। एक पल में मैं ग्रैंड मास्टर वे यून के सामने पहुंच गया और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उस थप्पड़ ने वे यून को जमीन पर ढेर कर दिया। उस पल हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये नामुमकिन है। ग्रैंड मास्टर वे यून सिर्फ एक थप्पड़ में हार गए। ये कोई भ्रम होगा, ये जरूर कोई वहम होगा। एक कैदी ग्रैंड मास्टर वे यून को कैसे हरा सकता है? लिन चांग के चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो गई। ग्रैंड मास्टर वे यून हार गए, ये भला कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने बस ठंडी नजरों से लिन चांग को देखा। मैंने कहा था कि आज मैं लिन परिवार को मिटा दूंगा, चाहे सारे ग्रैंड मास्टर आ जाएं या खुद युद्ध का देवता ही क्यों ना आ जाए। तुम बचोगे नहीं। लिन चांग घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया था। हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं अपनी जान के बदले लिन परिवार की सारी जायदाद आपको देने को तैयार हूं। लिन परिवार यांग सिटी का एक बड़ा नाम है। हमारी दौलत कम से कम $1 अरब से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। मगर मेरी नजर सिर्फ ली पेइचू और शाओ पर थी। वो ही मेरी पत्नी और इकलौती बेटी है। दौलत भी इसके सामने कम है। तुम चाहे जो भी कहो, आज तुम्हारा मरना तय है। जब भीख मांगना बेकार रहा तो लिन चांग पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ये मोदू का जांग परिवार था जिसने मुझे उन्हें सताने का हुक्म दिया था। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो जांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो मोदू का सबसे बड़ा खानदान है जिनके पास अनगिनत ग्रैंड मास्टर्स और यहाँ तक कि एक युद्ध का देवता भी है। चिंता मत करो, वे भी जल्द ही वहां तुम्हारे साथ होंगे। इतना कहते ही मैंने अपना पैर नीचे पटका। उसके तुरंत बाद मेरी नजर वे यून और उसके आदमियों पर पड़ी जो चुपके से भागने की कोशिश कर रहे थे। और तुम ग्रैंड मास्टर वे यून का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उस एक थप्पड़ ने उससे बुरी तरह घायल कर दिया था। हालांकि वो अपने साथियों की मदद से खड़ा तो हो गया, पर उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी वार्डन ने घबराते हुए मुझे एक फोन थमाया। ब्लैक ड्रैगन, ये कॉल उठाओ। मैं झल्लाया। ये वही था 3 साल पहले वाला, वही आदमी जिसने मुझे कुनलुंग जेल भेजा था यानशा का। एल्डर लॉन्ग, ब्लैक ड्रैगन, रुक जाओ। तुम्हें माफ कर दिया गया है। तुम्हें अब कुनलुंग जेल वापस जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि तुम यानशा के रक्षक और युद्ध के देवता बनो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ हुए हादसे का पता चला है। अगर तुम पहले की तरह अकेले होते तो तुम्हें इस ओहदे की जरूरत नहीं पड़ती। पर अब तुम्हारी एक औरत और बेटी है। अगर तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके बारे में तो सोचो। मैंने काफी देर तक सोचा, उस लाचार ली पेइजू और मासूम शाओ शाओ की तरफ देखते हुए। फिर मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, ठीक है। फोन काटने के बाद मेरी ठंडी नजर लिन परिवार के उन लोगों पर पड़ी जिन्होंने ली पेइजू और शाओ शाओ को तंग किया था। पल भर में लिन परिवार की हवेली से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठीं। कुछ ही देर बाद मैं ली पेइजू को अपनी पीठ पर लादकर और शाओ शाओ को गोद में लेकर बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। वहीं मोदू में जांग परिवार के घर के अंदर खानदान का मुखिया जांग हानबाओ गुस्से में दहाड़ा। क्या? यांग शहर का लिन परिवार खत्म हो गया और ये ली पेइजू के उस आदमी ने किया। तब जांग और ली परिवार के रिश्ते के कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि ली पेइजू को किसी ने छुआ था। इस वजह से जांग परिवार की बहुत बदनामी हुई और उन्हें हर तरफ मजाक सहना पड़ा। एक बड़े खानदान के नाते जांग परिवार ने फौरन ली परिवार को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने ली पेइजू को इसलिए जिंदा रखा था ताकि वो उसका अपमान कर सकें और बदला ले सकें और दूसरा उस आदमी को बाहर ला सकें। जांग परिवार का वारिस जांग तियानफांग भी गुस्से से उबल रहा था। 3 साल बाद आखिरकार तुम सामने आ ही गए। उसने फौरन एक फोन मिलाया। 3 दिन बाद मेरे पिता का 60वां जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि तुम तोहफे के तौर पर मुझे उसका सिर ला कर दो। उसी वक्त ली पेइजू के बताए रास्ते पर चलते हुए मैं वहां पहुंचा जहां वे रहते थे। पर सामने का नजारा देखकर मेरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि वो जगह जहां ली पेइजू और हमारी बेटी शाओ शाओ रहते थे वो पुल के नीचे का एक टूटा हुआ नाला था। तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? ली पेइजू ने मुझे दुख भरी नजरों से देखा। 3 साल पहले मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। जब मोदू के जांग परिवार को पता चला तो वे आगबबूला हो गए।
उनके दबाव में आकर मुझे ली परिवार से बाहर निकाल दिया गया। किसी कंपनी ने मुझे नौकरी देने की हिम्मत नहीं की। मैं शाओ शाओ के साथ सिर्फ ऐसे ही नाले में छिपकर कचरा चुनकर गुजारा कर सकती थी। मैं दर्द से चिल्ला उठा। मेरे पास बेशुमार ताकत और अथाह दौलत थी, फिर भी मेरी औरत और मेरी बेटी ऐसी जगह पर रह रहे हैं। तभी ली पेइजू का शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वो पीछे की ओर गिर पड़ी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं गिरती हुई ली पेइजू को थामने के लिए झपटा। उसने हाथ उठाने की कोशिश की और उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। 3 साल तक मैंने तुम्हें मारने के अनगिनत सपने देखे क्योंकि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, पर अब मैं तुमसे और नफरत नहीं करती। मुझमें नफरत करने की भी हिम्मत नहीं बची है। मेरे जाने के बाद तुम शाओ शाओ का ख्याल रखना। मैंने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और बेबसी और गम से भरी एक दहाड़ मारी। क्या मैं चेन वूडी अपनी पूरी जिंदगी अकेले रहने के लिए ही बना हूं? नहीं, तुम नहीं मरोगी। मैंने ली पेइजू को अपनी पीठ पर लादा, शाओ शाओ को उठाया और पागलों की तरह पास के अस्पतालों और क्लिनिकों की ओर भागा। लेकिन मैं एक के बाद एक कई क्लिनिकों और दवाखानों में गया और सबने हमें मना कर दिया। उस पल मुझे सब समझ आ गया। ये सब मोदू के जांग परिवार की वजह से था। उन्होंने सभी अस्पतालों और क्लिनिकों को चेतावनी दी थी। कोई भी जांग जैसे बड़े खानदान से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पल भर में मेरे शरीर से मौत का खौफनाक मंजर फूट पड़ा। आसपास के हर इंसान का शरीर सुन्न पड़ गया। डर के मारे उनकी रूह कांप उठी। ये देखकर पास मौजूद मेडिकल स्टाफ घबरा गया। वे आनन फानन में ली पेइजू को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा डॉक्टर पास आया और बेबसी से भरी, मरीज की चोटें बहुत गहरी हैं, उन्हें कई पुरानी बीमारियां भी हैं। मुझे डर है कि उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने बर्फीली नजरों से उस बूढ़े डॉक्टर को देखा। मैं उसे ठीक कर दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर मैंने शाओ शाओ को जमीन पर बिठाया। शाओ शाओ, तुम यही मां के पास रहो, मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने जा रहा हूं। पापा मम्मी को जरूर ठीक कर देंगे। मैंने मुस्कुराते हुए शाओ शाओ से उंगली पकड़कर वादा किया। फिर मैं मुड़ा और तेजी से वहां से चला गया। पर जब मैं जड़ी बूटियों के कुछ बैग लेकर उत्साह के साथ अस्पताल के वार्ड में पहुंचा तो वहां ली पेइजू और हमारी बेटी शाओ शाओ का कोई सुराग नहीं था। तभी कोने से एक कांपती हुई आकृति रेंगते हुए बाहर आई। अभी कुछ देर पहले खौफनाक दिखने वाले आदमियों का एक झुंड अंदर घुसा और एक नोट छोड़ गया। ये कहते हुए उस बूढ़े डॉक्टर ने कांपते हाथों से मुझे वो नोट थमाया। शाम के 4:30 बजे खंडहर बन चुके यांग शहर के उत्तरी जिले के थर्मल पावर स्टेशन पर। देर करने की कीमत तुम जानते हो। मैंने नोट को कसकर मुट्ठी में भींचा और तेजी से बाहर की ओर भागा। वहीं यांग शहर के उत्तरी जिले के थर्मल पावर स्टेशन के खंडहरों में ली पेइजू ठंडी जमीन पर लेटी हुई थी। उसके पास 18 लोग खड़े थे। काले कपड़ों में खड़े मुखिया ने अपनी कमर से फोन निकाला और खबर दी, छोटे मालिक, हमने उस औरत को पकड़ लिया है और उस आदमी को भी इत्तला कर दी है। 4:30 बजे वो यहाँ आएगा और सीधा हमारे जाल में फंस जाएगा। जांग लोंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसे जगाओ। ली पेइजू धीरे धीरे अपनी बेहोशी से जागी। वीडियो कॉल पर शाओ शाओ और जांग तियानफांग को देखकर उसका दिल बैठ गया। शाओ शाओ बेगुनाह है, प्लीज उसे जाने दो, ठीक है, तुम जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। फोन के दूसरी तरफ जांग तियानफांग पागलों की तरह हंसने लगा। ली पेइजू, बोलने से पहले देख तो लो कि तुम्हारे आसपास कौन है। ली पेइजू ने मुश्किल से चारों ओर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जांग परिवार के 18 डार्क गार्ड्स, तुमने उन्हें यहां बुला लिया। ली पेइजू का सफेद पड़ा चेहरा देखकर जांग तियानफांग को और भी ज्यादा मजा आने लगा। मैं तुम्हारे कटे हुए सिरों का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पिता के जन्मदिन की दावत में तोहफे के तौर पर ली पेइजू ने अपनी बेटी शाओ शाओ को गम भरी नजरों से देखा। क्या वो आदमी आएगा? माफ करना, मुझे देर हो गई। उस पल मैंने पीली पड़ चुकी ली पेइजू और आंसुओं से भरी शाओ शाओ की आंखों में देखा। शाओ शाओ की आंखों में एक खौफनाक चमक कौंधी। मौत का एक भयानक मंजर 12 नंबर के तूफान की तरह छा गया। जांग लोंग के दिल में मेरी बढ़ती हुई खौफनाक दहशत को देखकर अचानक एक अनजानी अनहोनी का एहसास हुआ। आखिर ये आदमी कौन है? नहीं, अगर मैं छोटे मालिक के हुक्म को पूरा नहीं कर पाया तो मेरा अंत निश्चित है, ये देखते हुए कि मैं उनसे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। जांग लोंग ने गुस्से में अपना होंठ चबाया। डार्क गार्ड्स, हमला करो। उस हुक्म के साथ ही 18 डार्क गार्ड्स ने एक साथ अपनी लंबी तलवारें निकाल ली। पल भर में मैं चारों तरफ से सायों से घिर गया। ये मंजर देखकर ली पेइजू की आंखें गहरी निराशा और दुख से भर गईं। पर जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वो ये कि उन 18 तलवारों को मैंने एक हाथ से पकड़कर पूरी तरह जाम कर दिया था। जांग लोंग और उसके आदमी हक्के बक्के रह गए। ये कैसे हुआ? पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने जोरदार झटका दिया और 18 तलवारें उन डार्क गार्ड्स के हाथों से छिटक कर दूर जा गिरीं। फिर मैं उन पर एक भयानक तूफान की तरह टूट पड़ा। एक पल में जमीन पर पत्थर उखड़ने लगे और धूल उड़ने लगी। हवा में दर्दनाक और भयानक चीखें गूंज उठी जो काफी देर तक सुनाई देती रहीं। ये सब करने के बाद मैं गंभीर चेहरे के साथ ली पेइजू की तरफ बढ़ा। तुम्हें हार नहीं माननी है, मुझे जड़ी बूटियां मिल गई हैं। एक बार सुरक्षित जगह पहुंच जाएं, फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। ली पेइजू के सफेद पड़े चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। चिंता मत करो, मैं शाओ शाओ को ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकती। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मैंने उलझे हुए जज्बातों के साथ उस औरत को देखा। वो एक महान औरत है जिसने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सहा है। आखिरकार मैंने अपना सालों से बंद पड़ा फोन निकाला और उस नंबर पर कॉल किया जिसे मैंने 3 साल से नहीं मिलाया था। ये मैं हूं। एक पल की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से खुशी की लहर दौड़ गई। बॉस, क्या ये आप हैं बॉस? बॉस वापस आ गए हैं। मेरी आंखें गहरी ममता से भर गईं। 3 साल पहले मुझे घेर लिया गया था और कुछ हादसे हुए थे। अब मैं जिंदा हूं। यांग शहर में यंशा, किसी को यांग शहर भेजो ताकि मोदू के जांग परिवार को एक शानदार तोहफा दिया जा सके। बाकी बातें बाद में मिलने पर बताऊंगा। मुझे अभी किसी की जान बचानी है, इसलिए ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। बेफिक्र रहिए बॉस, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। फोन काटने के बाद मैंने प्यार से शाओ शाओ को उठाया। फिर ली पेइजू को अपनी पीठ पर लादकर वहां से निकल गया। ये वीरान थर्मल पावर स्टेशन अब खून की महक से भरा हुआ था।
कुछ ही देर बाद मैं एक आलीशान हवेली के सामने पहुंचा। इस वक्त कीमती कपड़ों में सजे एक छोटे मालिक को उनके बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था और वे गोल्फ खेल रहे थे। एक अजनबी को घुसते देख उस छोटे मालिक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम कौन हो जो मेरे आराम में खलल डालने की हिम्मत कर रहे हो? पल भर में दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने हमें पूरी तरह घेर लिया, पर मैं निडर खड़ा रहा। मैं तुम्हारी ये हवेली खरीदना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो छोटा मालिक जोर से हंस पड़ा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस हवेली की कीमत क्या है? पास खड़े बॉडीगार्ड्स ने भी उनकी चापलूसी में सुर मिलाया। हमारे छोटे मालिक यांग शहर के 10 सबसे प्रतिष्ठित खानदानों में से एक हैं। ये झाओलियांग चेन है, झाओ परिवार के सबसे बड़े वारिस। एमराल्ड मैनर की इस आलीशान हवेली को बनाने में करोड़ों खर्च हुए हैं और जमीन को मिलाकर इसकी कीमत कम से कम 1 अरब यांग शाही सिक्के है। मैंने सीधे बॉडीगार्ड्स की चापलूसी के बीच में टोक दिया। मैं इसे खरीदूंगा। झाओलियांग चेन के चेहरे पर गहरी हिकारत साफ झलक रही थी। सिर्फ तुम एमराल्ड मैनर खरीदना चाहते हो? सपनों में मैंने झाओलियांग चेन को एक बेरुखी भरी नजर से देखा। मैंने अपनी उंगली चटकाई और एक ब्लैक गोल्ड बैंक सीधा उसके हाथ में जाकर लगा। इसमें 10 अरब यान शाह सिक्के हैं। झाओलियांग चेन ने ब्लैक गोल्ड कार्ड पर नजर डाली, फिर मेरी तरफ देखा और अचानक तिरस्कार के साथ हंसने लगा। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना? मुझसे झूठ बोलने की कीमत जानते हो? मैं तुम्हारे 3 लोगों के परिवार को लोहे के पिंजरे में बंद कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर शाओ झाओ को पुरानी खौफनाक यादें ताजा हो गईं और वो सहम गई। मुझे वापस उस पिंजरे में नहीं जाना। यह देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने अपना हाथ उठाया और झाओलियांग चेन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। काफी देर बाद संभलने के बाद झाओलियांग चेन आखिरकार लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अभी उस पर हमला करो। अगर यह मर भी गया तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अचानक दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने मुझ पर हमला कर दिया। चूंकि तुम सीधी उंगली से नहीं मानोगे, मैंने कदम बढ़ाया और उन पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में मैंने उन सभी एलिट बॉडीगार्ड्स को एक एक करके जमीन पर ढेर कर दिया। यह नजारा देखकर झाओलियांग चेन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मेरे करीब मत आना। मैं यांग सिटी के प्रतिष्ठित झाओ परिवार का बड़ा वारिस हूं। तभी अचानक एक फोन की घंटी बजी। पिताजी, किसी ने एमराल्ड मैनर में घुसकर मुझे मारा है। जल्दी आकर मुझे बचाइए। क्या? मैं अभी अपने आदमी लेकर वहां पहुंच रहा हूं। फोन रखने के बाद झाओलियांग चेन के चेहरे से डर गायब हो गया। मेरे पिता झाओ तियानजी आ रहे हैं। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। झाओ तियानजी का नाम सुनकर मैंने अपनी भवें सिकोड़ी। अगर मुझे सही याद है तो यह वही आदमी है जिसने लिन चेन और झाओ परिवार की मेरे खिलाफ मदद की थी। हालांकि लिन परिवार की तबाही देखकर वो भाग गया था। चाहे झाओ तियानजी खुद आ जाए, उसे मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। हालांकि यह विला झाओ चेन के खेलने और मरीज के आराम के लिए सही है, इसलिए मैं इंतजार करूंगा। जैसे जैसे झाओलियांग चेन डर से देख रहा था, वक्त बीतता गया। अचानक गुस्से से भरी एक तेज आवाज गूंजी। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत किसने की? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी एक प्रभावशाली अधेड़ उम्र का आदमी पूरी ताकत के साथ अंदर दाखिल हुआ। जब झाओलियांग चेन ने उसे देखा तो वो दौड़कर उसके पास गया। पिताजी, वही है वो, आपको उसे पकड़ना होगा। झाओ तियानजी ने गुस्से में देखा, लेकिन सिर्फ एक नजर पड़ते ही उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। तुरंत ही झाओ तियानजी ने झाओलियांग चेन के दाएं गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। झाओलियांग चेन पूरी तरह सन्न रह गया। पिताजी, आपने गलत इंसान को मारा है। मैं आपका बेटा हूं, आपको उसे मारना चाहिए था। हालांकि झाओ तियानजी का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने दोबारा उसे थप्पड़ मारा। फिर वो तेजी से मेरे पास आया और घुटनों के बल गिर पड़ा। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने इसे पसंद किया। हम पैसे कैसे ले सकते हैं? इसे तोहफा समझकर कबूल करें। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो बस हमें बता दीजिएगा। झाओलियांग चेन और उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स सब के सब हक्के बक्के रह गए। नालायक बेटे, अभी घुटने टेको और माफी मांगो। क्या तुम भी लिन परिवार जैसा अंजाम चाहते हो? झाओलियांग चेन को अभी अपने पिता से खबर मिली थी कि लिन परिवार को एक ही शख्स ने खत्म कर दिया है। क्या ये वही आदमी था? यह सोचते ही वो भी तुरंत घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कृपया बड़ा दिल दिखाकर मुझे माफ कर दें। मैं ये सब ठंडी नजरों से देख रहा था। फिर मैंने अपनी बेटी की ओर देखा जो उत्सुकता से झांक रही थी। मैं झाओ तियानजी की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया। मैं खुद मुसीबतें नहीं ढूंढता और न ही मैं बिना वजह दूसरों को परेशान करता हूं। मैंने ब्लैक गोल्ड बैंक कार्ड उठाया और झाओ तियानजी को थमा दिया। इसमें 10 अरब यांग डॉलर है। जितनी जरूरत हो ले लो, कम पड़े तो मुझसे कहना। झाओ तियानजी ने चैन की सांस ली। उसने अपने आदमी को कार्ड मशीन लाने का हुक्म दिया। उसने वहीं पर कार्ड स्वाइप किया। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी। तुमने सिर्फ $1 ही क्यों काटा? क्या इस विला की कीमत सिर्फ $1 है? आपका यहां रहना ही हमारे झाओ परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अब हम चलते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें आदेश दें। यह कहकर झाओ तियानजी जल्दी से उठा और अपने आदमियों को लेकर चला गया। फिर मैंने ली पेजू को उठाया और शाओ झाओ के साथ विला में गया। शाओ झाओ, अब से यही हमारा घर है। पापा, क्या यह हमारा नया घर है? क्या वाकई हमें कोई यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा? मेरी आंखें नम हो गईं। मैं मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहा था। अब हमें किसी पुल के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मेरी बात सुनकर शाओ झाओ खुशी से ली पेजू की तरफ दौड़ी। मम्मी, आपने देखा? पापा हमें एक बहुत बड़े घर में ले आए हैं। हालांकि ली पेजू पहले ही बेहोश हो चुकी थी। मम्मी, उन्हें क्या हुआ है? उनके हाथ बहुत ठंडे हैं। मैंने झुककर शाओ झाओ के नन्हे सिर को सहलाया। मम्मी बहुत थक गई हैं। वो बस सो गई हैं। जब वो जागेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने ली पेजू को उठाया और एक साफ सुथरे कमरे में ले गया। तभी मेरे शरीर से असली ऊर्जा की लहरें निकलने लगी। आधे घंटे बाद मैंने राहत की एक हल्की सांस ली। अगर मैं कुनलोंग जेल में न होता और उस शैतानी डॉक्टर मोतियान चेंग से डॉक्टरी न सीखी होती तो शायद मैं बेबस हो जाता। अब उन्हें बस कुछ वक्त के शांत आराम की जरूरत है ताकि वो पूरी तरह ठीक हो सकें। तभी विला के बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया।
मैं जाने के लिए मुड़ा और धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा कि आने वाला और कोई नहीं बल्कि झाओ परिवार का मुखिया झाओतियान जी था। जमीन पर कई बेहतरीन तोहफों के डिब्बे रखे थे। मिस्टर चेन, विला में खाने पीने का सामान नहीं था और आपकी पत्नी भी